चलिए कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। उतना दिमाग हो गया है, पहले नया नया थे तो दिक्कत हो रहा था। हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट करें। कितना तक हो गया था? 40 से ऊपर। देखे आप लोग कुछ पढ़े हैं? नहीं देखे उसको? लिखे हैं। चलिए आगे देखें। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट में जर्मन प्रदेश को जीतकर कहते राइन राजसंघ का निर्माण क्या किया? जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया और यहीं से जर्मनों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। यहीं से जर्मनों में क्या हुई? धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने, धीरे धीरे यूरोप के क्या हुआ? अन्य क्षेत्रों में से फैलने लगा। नेक्स्ट है आपका विकसित देश तथा अविकसित देशों के में दो अंतर। विकसित देश और अविकसित, माने विकसित माने जो विकास ज्यादा है, अविकसित माने जो कम विकास उस क्षेत्र के बारे में। विकसित देश तथा अविकसित देश के क्या है? निम्नलिखित अंतर है। विकसित देश है, विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति का आय ज्यादा, कमाई ज्यादा रहता है, इनकम के स्रोत ज्यादा रहता है। विकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। क्या? जैसे अमेरिका, जापान, ईटीसी, क्या ये सब विकसित देश है। क्या है? इसके विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? जीवन स्तर माने उच्च रहता है। ठीक है। अब विकसित देश, ठीक है सर, कट तो नहीं रहा है? चलिए, अविकसित देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। हाँ, अविकसित देशों के लोग का जीवन स्तर निम्न, अब विकसित देशों के लोग का जीवन स्तर निम्न होता है। जैसे कि नेपाल और भूटान क्या है? अविकसित देश है। क्या है? इट्स क्लियर। देखिए आगे, सूचना और अधिकार कानून लोकतंत्र पर रखवाला है। क्या है क्वेश्चन? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है? काहे शर्माई छे? सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है, जनता का यह अधिकार होता है कि सड़क द्वारा चलाए जा रहे, सड़क द्वारा सरकार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य के बारे में सूचना प्राप्त करें। क्या है? सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्य के बारे में, विकास के कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, ताकि कार्य में जो चल रही है, कार्य में हो रहे हैं, धांधली को रहता है ना। यहाँ पुल बनी तो 1 लाख रुपये घरे पहुंचा जाए, कहता है ना सब दबंग वाला आदमी सब। अगर यहाँ कारखाना बनी तो 1 लाख रुपये घरे पहुंचा जा, ना तो कारखाना ना खोलने दे, ऐसे ना कहता है। रोका जा सके, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। अब कोई ठेकेदार चाहे कोई कंपनी वाला आया कि चलिए, कोई सरकार बोला कि टेंडर पास हुआ, सरकार का अथी हो गया, टेंडर पास, सरकार कोई अथी निकाला है, कोई समझ लीजिए कोई पुल का हो, चाहे कोई चीज़ का मरम्मत के लिए हो, है ना, तो टेंडर निकला, कोई व्यक्ति भरा, किसी के पास हो गया, तो काम कराने गया तो वहाँ पहुँचेगा दबंग व्यक्ति, कहेगा कि 1 पेटी घर है, तब जाके काम होगा। उसके लिए क्या होगा? कौन बना हुआ है? हाँ, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है, कानून बना हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है सर, देखे में चिकना है? अच्छा, हाँ, देखिए गोरे लोग का है ना, गोरा व्यक्ति चाहे गोरे लोग पल भर में बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? पूछिए किसे, पूछिए ना कैसे। देखिए गोरा से क्या होता है, कुछ दिन तक सही रहेगा, उसका धीरे धीरे उसमें क्या होती है, नमी आ जाती है ना, धीरे धीरे उसका चेहरा का लाइट चला जाता है, लेकिन सांवला ही रहेगा, सही रहेगा। उसमें कोयला में कितना साबुन लगाएगा? क्या हुआ? स्टॉप करो। तो गोलगप्पा हला नहीं। चलो, जल संसाधन के उपयोग के, जल संसाधन के निम्नलिखित एक में खेतों में सिंचाई के लिए
उपयोग होता है। घरेलू कार्यों में क्या होता है? घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। और विद्युत निर्माण परियोजना के लिए भी हाँ, विद्युत निर्माण परियोजना के लिए भी क्या होता है? ये उपयोग होता है। कौन? जल संसाधन। इसीलिए जल को बचाइए, पानी का बचाना चाहिए, ठीक है। मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग होता है। जल संसाधन क्या है? मछली पालन, समझते हैं ना? मछली खा लो कांटा निकाल के, गाना है ना मछली वाला जी। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाद में सुनिए गाना, पहले पढ़ा लीजिए। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए कैसे है? खैनी चुना खा ला हो तू, तो उस चुनौती से चुनना समझ लिए, पता है तुमको? चलिए याद देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए देश के एकता और अखंडता के लिए क्या है? बहुत खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से, किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहाँ के विकास या जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती। क्या होती है? अब जहाँ आतंकवादी है तो वहाँ कठिनाई तो होगा ही होगा। अगर वहाँ कोई जन कल्याण योजना है तो कहता है कि अगर कहले तो उड़ा दे, दिक्कत है ना जी। जहाँ AK-47 चली वहाँ मुँह चली, कलम के लिखा चली ना चली, वहाँ तो AK-47 कौन कौन खेलता है? आती फ्री फायर AK-47 कैसे गोली लगता है रे? हेड शॉट। चलिए, और विकास की प्रक्रिया थम जाती, रुक जाती है, और वहाँ विकास क्लियर हुआ। ही क्वेश्चन, आतंकवाद कैसे चुनौती है? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह क्या? यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। सही में एकता के लिए खतरनाक है कि नहीं? एकता और अखंडता दोनों के लिए खतरनाक है। यह किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी की दुर्घटना होने से वहाँ के विकास और जन कल्याण पर रोक लग जाता है। कोई कार्य नहीं करवाना चाहता है तो क्या होती है? ऐसा विकास प्रक्रिया थम जाती। क्या होती है? थम जाती। चलिए नेक्स्ट, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक सर कट रहा है क्या? ठीक है ना, देखे मैं। चलिए, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से, किसकी सहायता से की जाती है? अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है, अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए, अब देखिए वस्तु को कोई भी चीज़ खरीदिएगा, जाते हैं कपड़ा खरीदने तो ले लेते हैं और पैसा, तो मुद्रा उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु न देकर मुद्रा दी जाती है उसे मौद्रिक, समझ रहे? मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे कहीं भी आप किसी कार्य के लिए, किसी कार्य की सहायता के लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस सामान के बदले आप पैसा दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, तो मौद्रिक क्या है? मौद्रिक बोले मौद्रिक प्रणाली। अब वस्तु से वस्तु बदलेंगे तो वस्तु विनिमय पर है ना। गेहूं दिए चावल लिए, क्या हुआ? हाँ, और कथी देंगे? ये सब समझ के चला। लड़का बड़ा चालाक होता है, बात सही है ना, समझ गया पूरा। कथी देता है? ये देता है एक तारीख, कथी देगा? कौन हो के? ब्यूटिशियन का कोर्स वाला देगा खरीद के ना। कैसे भी अब केकरा देगा नहीं, कौन? जैसे तुम्हारा दोस्त रौनक, तो रौनक केकरा देगा? तो सही चीज़ खरीद के देगा बढ़िया से, उसमें सब चीज़ होता है ना, उसमें फेस पाउडर सब उसको खरीद दे रहा है रौनक वाला। तुम्हारा दोस्त वही ना है, तो दोस्त क्यों दिया जाता है? रौनक छोड़ना नहीं। चलो आगे पढ़ो। अभ्रक के उपयोग को लिखे, किसके उपयोग? हाँ, अभ्रक एक वैद्युत रोधी धातु। अभ्रक क्या है? इसके लिए इसका कई कार्य में उपयोग चलिए किया जाता है। इसका निम्नलिखित उपयोग है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी इसका क्या किया जाता है? किसको? आयुर्वेदिक दवाइयों को प्रयोग में इसका भी उपयोग किया जाता है बनाने में।
किसको? अभ्रक को। अभ्रक क्या है? विद्युतरोधी, विद्युतरोधी धातु है। इसका इकाई कार्य निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है। एक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, दूसरा आयुर्वेदिक में। याद रहेगा? इट्स क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। रौनक नहीं समझ में आया? फिर समझाए। अच्छा, तीसरा विद्युतरोधी पदार्थों के लिए, विद्युतरोधी पदार्थों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 48 नंबर देख लीजिए। कितना नंबर? कैपर का 48, 4 पर 8 48। गैरीबाल्डी के कार्य को क्या करे? चर्चा। और शिव चर्चा कहाँ होता है? मंदिर में। ये मंदिर है, यहाँ चर्चा होता है। अब बाहर लोग, महिला लोग क्या करती है? शिव चर्चा। तो ये हम लोग चर्चा करते हैं। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से क्या था? आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री में पूछा हुआ। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है। उन्होंने युवकों की एक शक्तिशाली सेना, उन्होंने युवाओं को लेकर एक शक्तिशाली सेना, किसका नाम था? लाल कुर्ती बनाया। क्या चीज? लाल कुर्ती, पियर फराक वाली नहीं है, कंफ्यूज मत होना। लाल कुर्ती क्या है? अब तुम लोग कहाँ चल गया था? पियर फराक को मारेंगे हम, बहुत मार मारेंगे। तो गैरीबाल्डी के लाल कुर्ती का गठन किया था। किसको किया था? हाँ, इस सैनिकों को लेकर इकाइयों क्या करती थी? सिसिली तथा नेप्सल को, हाँ, नेप्सल को जीत कर गणराज्य की स्थापना किया। सिसिल को जीत लिया और नेप्सल को जीत के एक गणराज्य स्थापित कर दिया। तो कौन? गैरीबाल्डी। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? इन्होंने बाद में अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी और किसानों के बाद जीवन गुजारने लगे। समझ में आया गैरीबाल्डी के जीवन? हाँ। तो कौन थी? कुर्ती, लाल कुर्ती का गठन किया था। याद रखा, ठीक क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी कौन सा गठन किया था? सेना का। हाँ। और पेशे से क्या था? समझ में आई? तो आई बोले लड़की, तुमने बोला चाहिए। जा, सब लड़की बन गए। सर देखिए, ठीक है ना पूरा दम? चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते? क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? यही ना है जी। तो वैसे राज्य जिनमें किसी भी धर्म और प्राथमिकता को न देकर, आ जाइए, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेषता और प्राथमिकता को न देकर सभी धर्मों का समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष। हाँ, धर्म, जैसे में भारत, क्या इंग्लिश में? इंडिया। इंडिया में क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है ना जी। यहाँ सभी देश को क्या होता है? सभी, इंडिया में सभी धर्मों को क्या होता है? आदर किया जाता है ना, लड़ाई तो नहीं किया जाता है। तो जिस राज्य में समझेगा चला, बाद में ब्यूटेशियन देगा भाई, पहले समझ लो तुम। पहले क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। वैसा राज्य जहाँ सभी धर्मों को, लोगों के धर्मों समान रहते हैं और उस धर्मों को क्या करता है? सभी लोग आदर करते हैं। क्या करते हैं? आदर करते हैं, और उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत तो देश है, चला। अब भारत राज्यों का देश है। क्या है? भारत राज्यों का देश है। क्या लेट हो गया बुआ आपके में ना, सब लोग का? चलिए कोई बात नहीं। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्तियों किसके पास हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं? मिश्री समझ रहे हैं? समझिए कैसे मिश्री समझ में आता है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का, कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, उसका साधन चाहिए ना जी। ईटा फैक्ट्री खो रहे हैं तो ईटा चिमनी खोलिए, चाहे ईटा बनाएगा, सीमेंट वाला बनना है ना, तो मशीन खरीदना पड़ेगा ना, उसको सीमेंट खरीदना पड़ेगा, केमिकल खरीदना, उससे क्या है? उस सब साधन है भाई। उसका साधन होना चाहिए, जमीन होना चाहिए उतना, है ना, मजदूर होना चाहिए उसके लिए। तो सब क्या है? साधन एवं स्वामित्व एवं संचालन, मन चलाने वाला भी होना चाहिए ना उसको। देश सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है। क्या इसके पास होता है?
हाँ, निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? भेजवा में जा रहा है कुछ कुछ। हाँ चलिए, जैसे में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, क्या है ये सब? हाँ, ये समझ रहे हैं? इसका इधर नाम जानते हैं ना? इसको नहीं भूलिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। हाँ, इनको भूल जाइएगा भाई, इनको भूल जाइए, लेकिन इनको हाँ समझ रहे हैं ना? चलिए, अच्छा, लड़की लोग तो सबको भूल जाती है, उनको मत कहिए। लड़की लोग साल जो ईयर होता है वो क्या होता है, वो कैसे देखिए चेंज होता है, वैसे ही लड़की लोग चेंज होता है। उस पर मत जाइए, लड़की लोग को मत जाइए। हाँ देखिए, अब साल 23 से आया, 23 के बाद क्या आएगा? बदल गया कि नहीं? और जो तकलीफ कष्ट 23 में हो, भगवान ना करे 24 में हो। क्या सर? एक इसी पर थोड़ा सा आती है कि जा रहे हो 2023 तो जाओ, जा रहे हो 2023 तो जाओ, लेकिन जो दुख तकलीफ और स्ट्रगल तूने सिखाया है वो 2024 को मत बताना, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा सुख में और स्ट्रगल से छूट मिले। क्या ये बात है? तो वो तो ऐसे ही इस शायरी था, दूसरे पर कन्वर्ट किया गया है। लड़कियों पता, लड़की लोग ऐसे ना करती है, इसीलिए तो बात समझिए। उपभोक्ता संरक्षण समझिए, लड़का बहुत समझदार होता है, मत कहो। अगर उंगली पकड़ा है तो हाथ पकड़ लेता है, लड़का सब होता है ना जी, तो बहुत समझदार होता है। और समझदार होता है कि नहीं? तुम लोग है कि नहीं रे? तुम लोग, ये लोग का थोड़ा दिमाग, ये लोग दिमाग कहाँ था? अभी कंधा पर ले आ गया है। अब भगवान करे से यहाँ आ जाए, से कम क्रिया आगे से क्रियाक्रम हो जाए। चलिए पढ़ लेते थोड़ा सा। अब कितना समझा दीजिए तो वही काम वो करता है। तो छोटू बॉस के बहुत नॉलेज है भाई इसके बारे में। हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य विशेषता का वर्णन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। थोड़ा नाच लेला तब पढ़ लो। उपभोक्ता संरक्षण, सर देखिए तो पहले दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 1950 लिखा, 86 में लगाया गया था ना सर? 1986 में लगाए थे, 1986 में लगाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार और हित, वो हम लोग उपभोक्ता है, सामान खरीद के लिए क्या हो गए? तो उसका अधिकार हम लोग कब प्राप्त हुआ है? 1900। अब हम लोग कुछ, अब लड़की सब जाती है खरीदने, कुछ खरीद लेती है, ला के मुंह खराब कर लेती है। उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बना, कब एक्सपायर होगा, कितना दिन तक चलना चाहिए, उसे होता देखते गेली लावा हो लेके लेप ले ली, तो उससे क्या फायदा? और फेस खराब। प्राकृतिक इतना अच्छा बना के भेजे हुए ना जी, खाली दिमागे कम दिए, बनाते बनाते ऐसे हाथ हिल गया तो दिमाग हिलने की जगह हिलने लग गया है, इसीलिए तो दिक्कत हो गया है। लेकिन बाकी सब ठीक है, पढ़ने में भी ठीक है, खाली थिंकिंग वाला बात पर है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। संरक्षण किया जाता है उपभोक्ता का अधिकार एवं हितों का संरक्षण। इसके अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को अधिकार दिया गया था सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता कौन सा अधिकार है? सूचना पाने का अधिकार, सूचना के पाने का अधिकार है। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, पसंद करने का भाई अधिकार है। चलो सब समझ रहे हैं ना? तो पापा मम्मी को मत कहना क्या? हाँ, अपने से पसंद करेगा ना? हाँ, सूचना सुनवाई का अधिकार कौन? मनीषा असर करेगा, मारेंगे, याद रखना। शिकायत निवास का अधिकार एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। बोले ना, वो डेट रूट याद होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसका है? क्वेश्चन है कल 51 तक कंप्लीट हो गया था, 52 है ना जी? कितना क्वेश्चन टोटल? 100 या 150 करीब में क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसमें। आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करना। आय के साथ, आय का गरीब के साथ, किसके साथ? गरीबी के साथ। गरीबी के साथ। तो आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। क्या है?
सीधा संबंध है, जितना कम आय होगी लोग में उतना ही अधिक गरीबी होगी। कमाने वाला कम है, खाने वाला ज़्यादा है, तो उससे डेफिनेटली उसके घर में गरीबी होगी ही होगी। गरीबी के कारण लोग में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा। गरीबी रहेगा वहाँ पढ़ाई शिक्षा तो मिलेगा नहीं, पैसा रहेगा नहीं तो पढ़ाएगा का, बात सही है। अज्ञानता, जानकारी पैसा का अभाव में होगा ही होगा, होगा ना जी। जब पैसा नहीं तो बहुत चीज़ की जानकारी नहीं आता, पैसा आएगा ना तो सब चीज़ की जानकारी आपको बस स्टार्ट होने लगेगा, ठीक। और लोग का जीवन स्तर निम्न होगा, जीवन स्तर भी निम्न होगा, सामान्य होगा। पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, पूंजी की निर्माण भी नहीं हो पाएगा, जिससे गरीब और भी बढ़ता ही जाएगा, जिससे गरीब और भी गरीब होता ही चला जाएगा, ठीक है। अगर शिक्षा रहेगा तो उस शिक्षा का बदौलत वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर सम्राट। सागर सम्राट, सम्राट थिएटर नहीं चल जाना, वो सोनपुर मेला में रहता है, वो नहीं, कौन है? सागर सम्राट। सोनपुर मेला में आता है सागर सम्राट। सागर सम्राट एक क्या है? जलयान है, जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र के कार्य करती है, उत्खनन क्षेत्र के कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करती है। क्या करती है? हाँ, पेट्रोलियम उत्खनन खुद को निकालने के लिए, ठीक है। तो यह जलयान जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करती है एवं पेट्रोलियम को निकालने का निर्माण कार्य करती है, और पेट्रोलियम को निकालने का भी कार्य करती है। समझ में आया ना? क्या है सागर सम्राट? यह एक जलयान है जो जल के अंदर से उत्खनन कर पेट्रोलियम का निकालने का कार्य करती है। समझ में आ रहा है? कोई नहीं बोला, नहीं आ रहेगा जी। ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख क्या है? ऊर्जा संकट काहे तो इन्होंने घूमे छ। ऊर्जा के यहाँ देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला इत्यादि। क्या है ये? पेट्रोलियम ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। इसका भंडारण पृथ्वी के नीचे सीमित, इसका भंडारण सीमित है। इस युग में इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है। सही में पेट्रोलियम खपत बहुत तेजी से हो रही है ना, सारा कार्य पेट्रोल से होता है, और पेट्रोलियम मतलब उससे और तेल का उत्पादन होता है, सारा काम तो पेट्रोलियम से होता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा, कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। हाँ, यही ऊर्जा का संकट है। समाधान समझिए, एक में है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समान हल हो सकती है। समस्या को हल हो सकती है। पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से इस कुछ समस्या को थोड़ा सा हल कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। आगे ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोत का रखरखाव में सावधानी बरतनी होगा। ऊर्जा रखने के रखरखाव में भी सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक, जीवाश्म ईंधन का उपयोग क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक। ये आपका क्या है? समाधान है, ठीक है। अक्टूबर क्रांति क्या है? हिस्ट्री के क्वेश्चन ना जी। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति। ये भी इनपुट, एक खूनी रविवार भी आएगा, ठीक है। हाँ, यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कब? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ? रूस में। इस क्रांति को बोल्शेविक, हाँ बोल्शेविक ने किया था। कौन किया था?
हाँ, उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, पेट्रोग्राम के बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा। कौन लोग? बोल्शेविकों ने क्या किया? डाकघर और आपको बता दे स्टेशन और सरकारी के जितना सरकारी दफ्तर था उस पर क्या किया? अपना कब्जा अधिकार जमा लिया था। यह क्रांति अक्टूबर के महीने में हुआ था। यह क्रांति कब हुआ था? किस महीने में? इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी, समझ में आया? इसीलिए इसे, इसमें सिर्फ याद रखिएगा बोल्शेविकों ने क्या किया कि रेलवे स्टेशन, बैंक और सरकारी दफ्तरों का पर क्या किया? धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। ये किस महीने में हुआ? अक्टूबर महीने में हुआ। इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति, समझ में आया? और डेट याद रखिएगा 7 नवंबर 1917। इसी का है एक पॉइंट है, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था। देखिए दोनों है, पुराने कैलेंडर के अनुसार, रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर है, लेकिन किताब में दिया होगा 7 नवंबर। तो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 है, 7 नवंबर 1900, इसीलिए इतना में हुआ था नया कैलेंडर के अनुसार। पुराना कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को हुआ था। ठीक, चलिए। बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव को लिखे। कहाँ जी? बिहार में। आवा न बिहार में ना। बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। एक में है रोजगार पर विपरीत प्रभाव, यहाँ पर रोजगार पर विपरीत प्रभाव। दूसरा है इसमें कुटीर एवं लघु उद्योग पर, हाँ। तीसरा है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। चौथा है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश होता है। आधारभूत संरचना का कम विकास होगा तो निवेश भी, ये सब क्या है? प्रभाव है किसका? बिहार में वैश्वीकरण का, हाँ, नकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक नहीं। भारत में किस तरह की जातिगण असमानताएं है? स्पष्ट करें। जातिगण असमानताएं। भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित है। ठीक है, भारत के समाज जो है पूर्ण रूप से ऊंची और पिछड़ी जातियों में क्या है? विभाजन, बांटा गया है। राजनीतिक में सत्ता आज भी ऊंची जातियों के हाथों में है। किसके जाति में हाथ में है? राजनीतिक क्षेत्र में नेता में जितना नेता लोग है वो कौन सी जाति के है? ऊंची जाति के है। ऊंचे जातियों में शुरू से ही सुविधा संपन्न है। ऊंची जातियों में क्या है? शुरू से ही उन लोग को सारा चीज़ का सुविधा प्रोवाइड किया गया है, माने उन लोगों के पास है सारा सुविधा। खास तौर पर दलित जातियों सत्ता से हमेशा दूर रहा है। दलित जातियों लोग क्या किए थे? सत्ता से हमेशा छोट कास्ट के लोग सत्ता से, राजनीति से दूर रहा ही रहा है, क्योंकि उन लोग का अधिकार ही नहीं था। इस प्रकार भारत के पूर्ण रूप से जातिगत असमानताएं, भारत में पूर्ण रूप से जातिगत, समझ में आया? ग्राम पंचायतों के प्रमुख 4 अंग का वर्णन करें। अंग समझते हैं ना? तो पहला है मुखिया जी। कौन? हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान मुखिया होता है। मुखिया ही सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। मुखिया के सहायता के लिए क्या होता है? उप मुखिया कैसे बनता है? वार्डों के सहमति से। किससे सहमति से? वार्डों के सहमति से। दूसरा है इसका अंग ग्राम सभा। पंचायत क्षेत्र के अंदर जिस स्त्री पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है इसके सदस्य हो सकते। किसके सदस्य? ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों को पता था ग्राम सभा के सदस्य कैसे बनता था? आप भी जो 18 साल से ऊपर के वो सदस्य बन सकता है। किसका? हाँ। तीसरा है ग्राम रक्षा दल, ये भी बनता है, हल्ला नहीं। यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। गांव की एक
18 से 30 वर्ष के युवक इसके सदस्य कौन? ग्राम रक्षा दल के। ग्राम कचहरी, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है। क्या है? कोर्ट है। किसका? ग्राम कचहरी का। यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिक कार्य को देखता है। यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिक जो न्याय करना होता है, सही चीज को न्याय करना होता है, उसका ये क्या होता है? कार्य को कौन? ग्राम कचहरी में। चलिए समझ में आया? विश्व बाजार के स्वरूप को समझाए। विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की बहुत आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। समझिए क्वेश्चन बढ़िया से। विश्व व्यापार स्वरूप क्या है? विश्व व्यापार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देश का हर एक कोई भी देश वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, आम लोगों के लिए भी वस्तु उपलब्ध हो। जैसे भारत की द्वितीय राजधानी मुंबई। पहले भारत की राजधानी कहाँ था? नहीं, पहले कलकत्ता था, तब दिल्ली आया। अब हो सके तो मुंबई बने, हो सके तो। वैश्वीकरण की आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिला है। कहाँ? मुंबई में। समझ गए? 60 है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? हुआ था ना छात्र आंदोलन। चलिए, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित है। एक में है तेल की कीमतों, क्या है? तेल की कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि मामलों में वृद्धि होना। ठीक है। दूसरा है कई वर्षों से देश की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार नहीं होना। इसके लिए क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। और कहती है खाद्यान्नों में कमी और किसान की स्थिति को दयनीय होना। इसके लिए भी आंदोलन क्या है? छात्र आंदोलन में सम्मिलित था। और तेल की कीमतों और बेरोजगारों और भ्रष्टाचारों के लिए भी मामला के लिए छात्र आंदोलन क्या? ये 3 चीज़ों के लिए छात्र आंदोलन चलाया गया था। हुआ था कब? 1974 में। ठीक है। चलिए, कितना सेट था ये? 8 ना? अब ठीक है सर। साठ से 71 चल गया। 7 था ना वो? 7 के बाद 8 तो खोले। 61-62 नहीं आया है। अभी कितना पर है? 71-72 आ गया। तो 7 नंबर ना है ये? 7 पर आदि 8 ही ना खोले थे, यही ना? 9 कहाँ है देखिए? तो इसमें ये 9 में देखिए कितना तक है? 81 से है इधर। 10 7 बहुत इसमें, इस सेट में पूरा बहुत प्रॉब्लम है ना। 55 कितना था क्वेश्चन इसमें? 60 है। और चलो 2 छूट गया ना, एक 3 और 10 क्वेश्चन इधर है ना। 7 हो गया था ना? 8। चलो देखते हैं। चलिए, बिहार
बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? ठीक है, ये ना क्वेश्चन है। तो बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? दक्षिण भाग में। और दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले रोहतास और गया। दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना इत्यादि की सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा काफ़ी, उत्तर बिहार से अपेक्षा यहाँ कम वर्षा होती है। साथ ही इन जिलों को हमेशा सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ सिंचाई के माध्यम से कृषि करने का विकास रहता है। क्या होता है कि उत्तर बिहार में वर्षा कम होती है, उत्तर बिहार में वर्षा कम होती है। जैसे उत्तर बिहार के जिला है जहानाबाद, नालंदा, दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले रोहतास, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना इत्यादि है। इस समय क्या है? सिंचाई की आवश्यकता है, जिसके कारण यहाँ बारिश की संभावना थोड़ा कम बनी रहती है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान के द्वारा होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा होती है। किसके द्वारा? यह संस्थान नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती, कौन करती है? CSO, हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नगदी एवं रेशों वाली फसलों का नाम लिखिए। तो खाद्य फसल है धान, गेहूं, और नगदी फसल है आम और केला। रेशेदार फसल है कपास और, समझ है, रेशेदार फसल क्या है? कपास और जूट है। और नगदी फसल आम और केला। और खाद्य फसल हो गई धान और गेहूं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में 10%। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित एक में प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय है ना। प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय है, और राष्ट्रीय आय का संबंध कुल आय है। राष्ट्रीय आय का संबंध देश के कुल आय होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से देश के औसत आय का पता लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय से देश के औसत आय का पता लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आय से देश के कुल आय का पता, राष्ट्रीय आय से देश के कुल आय का पता लगाया जाता है। तीसरा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। देश के राष्ट्रीय आय में अब प्रति व्यक्ति आय से क्या करते हैं? भाग देते हैं। कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, हमें प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? निकल जाता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा, राष्ट्रीय आय उत्पादनों के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। बिहार के पिछड़ने के कारण, बिहार के पिछड़ने के कारण क्या है? निम्नलिखित है। एक में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है आगे? आधारिक संरचना का क्या है? आधारिक संरचना का अभाव। कृषि पर निर्भर रहना। बाढ़ तथा सूखा के क्षति ना जी, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सुखाड़ घोषित हो जाता है ना। औद्योगिक पिछड़ापन और खराब विधि की व्यवस्था। यहाँ तो सही में व्यवस्था हम लोग को अच्छा है ही नहीं, खराब विधि की व्यवस्था है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान की चर्चा करें।
तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 2/3 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि, अपना आजीविका मतलब अपने जीने के लिए क्या करते हैं? कृषि करते हैं। यहाँ के कृषि कहते हैं मानसून, चाहिए मानसून लिख दिया है, मानसून है। क्या है? यहाँ सिंचाई का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, अतः यहाँ की मात्रा का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ की शुद्ध राष्ट्रीय आय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय आय में यहाँ 24% कृषि से आय क्या होती है? प्राप्त होती है। व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन है? कौन कौन है ना, कौन कौन सा है लिखे हुए। व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। जमा राशि को क्या करता है? स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, माने ब्याज देता है ना जी, और समान उपयोगिता संबंधित कार्य को करता है। समझ गए? ऋण मतलब समझ रहे हैं? ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज भी देता है। हाँ, लोन, व्यवसाय बैंक लोन भी देता है, जमा राशि भी स्वीकार करता है, समान उपयोगिता संबंधित कार्य को करता है। और एक और है इसमें पर एजेंसी संबंधित भी कार्यों को करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य को, इससे पहले पंचायत के देखे, अब नगर निगम, जो सर ये नगर निगम हो गया। नगर निगम के प्रमुख कार्य लिखित है। कूड़ा करकट तथा गंदगी की साफ सफाई करना, चाहे करवाना, ठीक है। पीने के पानी का प्रबंध कराना, नगर क्षेत्र की नलियों, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण कराना एवं उसकी देखभाल करना किसका काम है? नगर निगम का काम है। मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसे बीमारी पर भी रोक लगाने का प्रयास करना किसका काम है? चिकित्सा समझ रहे हैं? डॉक्टरी मवेशियों की, ठीक है। 5वां है प्रारंभिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों पुस्तकालयों की व्यवस्था करना। सरकारी विद्यालयों और पुस्तकालय की व्यवस्था करना नगर निगम का ही प्राथमिक स्तर पर। समझ गए ना? प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन से? प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योग निम्नलिखित है। एगो है चर्म उद्योग, ठीक है। क्या है? चर्म उद्योग। 2 में है तेल शोधक उद्योग। 3 में है डीजल कोयला आधारित उद्योग। और चौथा है धातु उद्योग। और 5वां है पेपर। ये सब क्या है? प्रमुख प्रदूषित सबसे ज्यादा करता है। चमड़ा, जो चमड़ा का कारखाना होता है, ठीक है। तेल, हाँ, तेल शोधक मान तेल को शोध किया जाता है, खोज किया। डीजल पेट्रोल जहाँ आधारित बनाया जाता है। धातु उद्योग जहाँ लोहा मैंने धातु का खोज किया जाता है। पेपर से, पेपर उद्योग में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। समझिए ना? मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी, भारत में आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा। वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूट और अवस्था में, यहाँ के पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत और अवस्था में है। यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। खासकर भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी को विश्व में अग्रिम सूचना है ना, अग्रिम सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आती है। कहाँ के? बेंगलोर के, ठीक है। चलिए कितना तक है? 80 है ना। चलिए 9, अच्छा 9 है। 20 क्वेश्चन छूट गया ना सर?
चलिए देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन। तो 17वीं शताब्दी एक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। कब? 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके बाद फ्रांस ने कोचिन के शासक से संधि कर अपना, संधि मतलब समझ रहे हैं, दोस्ती कर लिया, संधि कर अपना शक्ति क्या कर लिया, बढ़ा लिया, और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में उसको घिंच ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन अपना अधिकार में ले लिया। पूरे संपूर्ण क्या बोलते, हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। कौन? फ्रांसीसी ने। फ्रांस ने कोचिन के शासन से क्या कर लिया, संधि कर लिया, दोस्ती कर लिया, और कंबोडिया को भी बाद में अपना लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को भी फ्रांस ने क्या किया, अपने कब्जा में ले लिया। ठीक है। जुलाई 1930 ईस्वी में क्रांति का भी 1830 जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण कीजिए। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था। फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। कौन? चार्ल्स। फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था चार्ल्स एक्स ने चार्ल्स एक्स ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विश्व अधिकार देने का प्रयास किया। पोलिगनेक के इस कदम को क्या कहते हैं? उदारवादियों ने अपने खिलाफ क्या किया? षड्यंत्र समझा। वो लोग क्या समझा कि हम लोग के खिलाफ क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, षड्यंत्र रच रहा है। तो प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक विरोध में आवाज उठाने क्या करने लगा। वो सोचा कि हम लोग के खिलाफ नीति लगाया है, तो ये लोग क्या किया, आवाज उठा दिया। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स एक्स ने 25 जुलाई 1830 को क्या किया था, अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया था। 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों क्या किया, दबाने का प्रयास किया। फिर इस फिर इस अध्यादेश के विरोध में क्या किया, इसी के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। क्या कि यही क्रांति क्या हुआ पेरिस में, फिर क्या हुआ, हाँ इसी का सेम यही क्रांति क्या कहाँ लागू हो गया, पेरिस में। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य नहीं हुआ जो सुधार हो सके, जिससे देश में बेरोजगारी एवं भुखमरी क्या बढ़ गई। और सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे, और 1848 में फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा था। ठीक है, समझ गए ना? क्या हुआ, गीजो के शासन काल में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, जैसे बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गया। इसी के लिए लोग सड़क पर उतर गए, जुलूस और क्या किए, प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे। यही कारण था कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति का होने के कारण था। ठीक है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित 2 कारण है। एक में जार के शासन अफसरशाही था। जार का शासन क्या था?
अफसरशाही था जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर जनता का जो समस्या है उसको समाधान नहीं कर पा रहा था कौन? जार के, हाँ, जार के अफसरशाही लोग। जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जार के शासन में क्या, मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं था। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने, फ्रांस को बोला आइए हम सहायता तुमको कर रहे हैं, इसके बहाने घुस गया और धीरे धीरे समस्तवादियों के विरोध को समर्थन करने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जिनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बन गई। अमेरिका का समर्थन करने वाला एक पूंजीवादी सरकार अमेरिका क्या बना लिया था। ठीक है। वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा ना? वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दो तरह के प्रभाव, अच्छा भी और खराब भी है। तो पहले अच्छा देख ले। चलिए, एक में कृषि उत्पादन में वृद्धि, दो में बेरोजगार के अवसरों में वृद्धि, तीन में बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं बीमा कंपनियों का आगमन, चार में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं के उपलब्धता। आगे नकारात्मक प्रभाव, अब थोड़ा खराब प्रभाव क्या है? रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश का होता है, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव कैसे पड़ा? बुरा प्रभाव को लिखे चाहे कैसे पड़ा, यही ना क्वेश्चन है। तो आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव निम्नलिखित है। एक में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, क्या हो रही? बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। दूसरा उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, ना प्रतियोगिता समझ रहे हैं ना, कंपटीशन। श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ा, मध्य एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई होने लगी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का भी संकट बढ़ने लगा था। बिहार में जूट उद्योग पर निम्नलिखित टिप्पणी देना है। ठीक है। तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं। कितने हैं? 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। कहाँ है? हाँ, वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। कितना था? आज़ादी के से पहले कितना था? 110। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में केंद्रित था। कहाँ? बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग को भारी संकट पड़ा, झटका लगा। क्योंकि जो जूट उत्पादन होता था, जूट का खेती होता था, वो कहाँ अधिकांश भाग कहाँ होता? नहीं, कारखाना था यहाँ बांग्लादेश में होता था। तो विभाजन हुआ, क्या हुआ? कहाँ बताए? बांग्लादेश में। तो विभाजन हुआ ना, तो बांग्लादेश अलग हुआ, तो वही जमीन को विभाजन हो गया, तो बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण उसमें भारी संकट पड़ गया और उत्पादन होने में। तो ये सब धीरे धीरे क्या, जूट मिल बंद होने लगा। ठीक है। अभी कटिहार वाला सिर्फ कार्यरत है। ठीक है, कटिहार वाला ना जी। सुनामी से बचने के प्रमुख उपाय बताइए। सुनामी से बचने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। पहले क्या करना चाहिए बचने के लिए? समुद्र के किनारे क्या करना है? घर बनवाना चाहिए ना जी, वही ना बचा जा सकता है। समुद्र के किनारे एक पन्नी टांग के घर बनाना चाहिए, जिससे सुनामी से बचा जा सके।
क्या हो, सुनामी से बचा जा सके। ठीक है सर, देखिए तो समुद्र तट के किनारे मैग्रोव वृक्ष लगाना चाहिए। माने कौन वृक्ष का? मैग्रोव वृक्ष लगाना चाहिए। मकान का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचे पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचने के लिए भाई तो दूर ही घर बनाइए, और समुद्र के ऊंचे स्थान, समुद्र से दूर ऊंचे स्थान पर घर बनाइए सुनामी से। उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। जो चेतावनी मिल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी बच पाइएगा। ठीक है। और भूकंप रोधी और सुनामी रोधी घर बनाना चाहिए अगर पास में है ऐसा तो। कहती है जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों? इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख के लाइएगा। कितना नंबर ये? 90 ना, लास्ट है। इनपुट ऑन नहीं किया था क्या? कौन ऑन किया था इसको? क्वेश्चन क्या है? कृषि जनित उद्योग क्या है? तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है या जिसके उत्पादन में कृषि की कच्चा माल हाँ, जिसके उत्पादन कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे टमाटर से टमाटर की चटनी, चीनी उद्योग, ये सब क्या है? और चीनी उद्योग ये सब क्या है? कृषि जनित उद्योग है। समझ गए? चटनिया है ना गाना? कैसे है रौनकवा? कैसे बोलना? नहीं पता है। काहे नहीं पता है रे? तू गाता है ना? एक काठा कैसे ना, एक काठा बोदी ना, ऐसे ना है रे? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित संबंधित परिचय देना। क्या? अच्छा, बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा बिहार की चंपारण जिलों में अंग्रेजों द्वारा 3 कठनाई प्रणाली लागू किया गया था। कितना? 3 कठिया। इससे 3 कठनाई भी बोलते हैं। 3 कठिया प्रणाली हाँ लागू किया गया था, जिसके कारण यहाँ के किसान बहुत ही चिंता में थे। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी 1917 ईस्वी में क्या हुआ? गांधी जी चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात कही गई। सरकार किसान का बात सुना और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दी। 3 कठिया समझ रहे हैं? अगर खेती कर रहे हैं ना तो उसका 3 हिस्सा आपको सरकार को देना है, 1 हिस्सा अपने पास रखना है, 3 हिस्सा उसको देना रहता था सरकार को। और भी कर था उस कर को गांधी जी क्या 1900 कब आए? किसको बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल को बुलाने पर 1917 ईस्वी में चंपारण आए और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किए और करों पर भी राहत पहुंचाई। वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषताओं को ज्योग्राफी के वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषता। यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। इस परिवहन में ट्रैफिक और सिग्नल की समस्या नहीं होती है। इस परिवहन में ट्रैफिक और सिग्नल की समस्या नहीं आती है। इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है। वायु परिवहन समझ रहे हैं ना? हाँ, एलो कि जहाज। अच्छा, हेलीकॉप्टर है। अच्छा, काली मृदा को संक्षिप्त में किसका? काली मृदा।
यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी, कपास समझ रहे? यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पोटास की मात्रा, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगर मिट्टी है। इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या? रेगुर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ छूट गया है। रेगुर मिट्टी है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें क्या सबसे पाया जाता है? पोटास। यह मृदा मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में होता है। इस मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना, प्याज आदि फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, पोटास ना जी, पोटास से समझ गए होगा सब। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? तो भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। भारत में नदियों के जगह जगह हला नहीं, भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ का नियंत्रण होता है। इस जल में मत्स्य पालन होता है। इस जल में क्या होता है? मत्स्य पालन। बिजली उत्पादन की जाती है। बिजली अर्थात ऐसे परियोजनाएं जिसमें से एक से अधिक देश की पूर्ति होती है, उसे बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना माने उस परियोजना से एक से अधिक देशों को क्या होती है? फायदा होता है। उसे बहु से मतलब बहुत सारे मिलकर, ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट है फसल चक्र और मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायता है? फसल चक्र और मृदा संरक्षण, तो खेती में एक ही प्रकार खेतों में एक ही प्रकार के फसल जैसे चावल, गेहूं आदि के क्या यहाँ पर कुछ छूट रहेगा? चावल, गेहूं आदि के लगातार उगाने से खेती के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। हाँ, लगातार आप खेती कर रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरक भी तो खत्म होगी। ठीक है, तो पोषक तत्व कमी हो जाती है। पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्र की विधि अपनाई जाती है। फसल चक्र की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत खेतों में दलहन तथा तिलहन फसलों को उगाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है। दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तेल की, मतलब सरसों, इस सब की खेती करके उसके मृदा को संरक्षण में सहायता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? यही ना, असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा की गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर, किस पर? पुलिस थाना हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। क्या किया था? 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, क्योंकि आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसलिए इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने क्या किए थे? असहयोग आंदोलन स्थापित किए। गांधी जी कहे थे
सत्य और अहिंसा पे चलना है। लेकिन क्रांतिकारियों ने क्या किया, पुलिस के पूरा थाना को ही जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुए थे, जिंदा जल गए थे। इसीलिए गांधी जी क्या किए, इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जैसे शहरी, ग्रामीण, मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी एवं मजदूर आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया। इसलिए यह प्रथम जन आंदोलन भी कहलाया था। क्या है? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी। इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन वर्ग से? शहरी, ग्रामीण, मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी या मजदूर आदि ने भी बड़ी संख्या में क्या होता है इसमें भाग लिया था। यह प्रथम जन आंदोलन भी कहलाया था। चलिए, आपका कितना है? 98। अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार। तो 98 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन से छूट गया ना, उसको हम करा देंगे 20 क्वेश्चन को। ठीक है, 20 क्वेश्चन को हम करा देंगे।